हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू आनंद आईएएस। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की कहानी समझेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने उसका आधा पार्ट समझा था, जिसमें हमने कवर किया था उसका ओवरव्यू, पीपल एज रिसोर्स, जो चैप्टर का नाम है। उसका ओवरव्यू क्या है, हम कैसे एक रिसोर्स बन सकते हैं इकोनॉमी के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं वो समझा था। और आज हम दो इंपॉर्टेंट हेडर्स जो रह गए हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसमें एजुकेशन और हेल्थ के बारे में समझेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेसिक्स एकदम फंडामेंटल क्लियर करती हैं, आपकी मेंस राइटिंग में भी हेल्प करती हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब आप मेंस की राइटिंग करते हो तो आपके फंडामेंटल्स वहां से आते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड मेंस इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, जिसमें आपका करंट अफेयर्स तो आपको लेके चलना ही है, बट उसका बेसिस क्या है, उसकी बेसिस को क्लियर करते हैं हमारी एनसीईआरटी। तो बिना टाइम लिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम आज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका जो पहला पैराग्राफ है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। ठीक है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लिटरेसी रेट से। ठीक है, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और अगर हमें किसी की हेल्थ को समझना है, तो किसी देश में लोग कितने हेल्दी हैं, ये अगर समझना है तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम समझ सकते हैं। एंड स्किल फॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय द पीपल, स्किल भी आ गया। ठीक है, एंड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country। और जितनी quality of population जो इन तीन चीजों से मिलकर बनेगी, पहला हो गया हमारा लिटरेसी, दूसरा हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और दूसरा हो गया स्किल। ठीक है, तो लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी रेट क्या है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, कितने साल हमारे यहाँ के लोग जीते हैं, कितना एज मैक्सिमम तक जाता है। और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे जो कवर करता है लास्ट पॉइंट, वो है स्किल। अगर कैसा स्किल है वहां के लोगों का, तभी स्किल डेवलपमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट को भी कम करने की कोशिश करी जा रही है, और लिटरेसी रेट पे तो ध्यान दिया ही जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारी कंट्री ऑलरेडी चला रही है। इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन को भी हमने इनकलकेट किया है, इन सारे बेसिक चीजों को कवर करने के लिए। तो लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। और ये कह रहे हैं, और ये समझ रहे हैं इस पॉइंट से हम, कि लिटरेट, पढ़े लिखे, और हेल्दी पॉपुलेशन ही किसी देश का एसेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और हेल्दी हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और हेल्दी नहीं है तो उसका एक सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिटरेसी और हेल्थ को हाईलाइट किया जा रहा है। अब समझते हैं एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन कैसे किसी कंट्री के लोगों के लिए हेल्पफुल है और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो नेशनल, इसमें लिखा है कि नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। माय मिस्टेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लाइन इसके पीछे से लेते हैं, कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, इट इनहांसेस द व्हाट, नेशनल इनकम, किसी देश की नेशनल इनकम को इनहांस करती है एजुकेशन, कल्चरल रिचनेस को इनहांस करती है, एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब काम को सही मापदंडों के हिसाब से करना। गवर्नेंस को समझना है तो एक सीधा सारा वर्ड है कि गवर्नेंस वर्ड जो आता है वो गवर्नमेंट से आया है, गवर्निंग बॉडी से आया। तो जो नियम कायदे कानूनों के हिसाब से बिहेव करने को गवर्नेंस कहते हैं। इसी की और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये एजुकेशन का, कि नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कल्चरल रिचनेस पे भी कंट्रीब्यूशन करती है एजुकेशन, और ऑफ कोर्स गवर्नेंस पे भी कंट्रीब्यूट करती है। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी। अब वो कह रहे हैं कि देयर इज अ प्रोविजन, ऐसा प्रावधान बनाया गया है, टू प्रोवाइड व्हाट, यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी in elementary education with the special emphasis on girls। और जहां पे लड़कियों को स्पेशल एजुकेशन देने पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे गवर्नमेंट का ध्यान है, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन, वो चीज कवर हो रही है। यूनिवर्सलाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन का, वो इम्पोर्टेंट है। और जो गर्ल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी पढ़ाई को बढ़ाना जरूरी है, बिकॉज अगर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही पढ़ाई मिलती रहेगी, शिक्षा मिलती रहेगी, तो हमारी जो वर्क पॉपुलेशन का इफेक्ट कम में देखने को मिलेगा। इस वजह से वर्क पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें लड़कियों को भी साक्षर करने की
जरूरत है एज पर दिस एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन. Now there is also an establishment of pace setting of schools. नवोदय विद्यालय इसके लिए खोले गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में. वोकेशनल स्ट्रीम्स बनाए. वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब होता है स्किल को सीखते के साथ आप उन वोकेशन को सीखें और कमाएं. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. मतलब जो बच्चे बहुत लंबी पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहते हैं वो किसी वोकेशन को, किसी स्किल को सीख करके आगे बढ़ सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने परिवार के लिए और देश के लिए तो कर ही सकते हैं. तो वोकेशनल स्टडीज का भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है. अब इस बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने इसलिए हाईलाइट करना सोचा कि सेंसस ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया 2019 का डेटा दिया हुआ है जहां पर ये बताया जा रहा है कि ट्रेंड्स इन लिटरेसी रेट क्या है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ठीक है, और ये पब्लिश हुआ है 2019 में. आप देखिए ये स्टीप अप हो रहा है जहां पे 1951 से लेकर के 2017 तक का ग्राफ ऊपर जा रहा है जिसमें मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन भी दिया है. आप देखिए मेल की एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है और फीमेल की एजुकेशन बढ़ तो रही है पर रेशियो में कम है. तो इस चार्ट से हमको ये पता चलता है. तो हमें समझना क्या है कि जब भी आपको ऐसे कोई चार्ट रेफर करने हैं तो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से करिए. जैसे यहाँ पे हमारा mospi.nic.in की वेबसाइट है, अब इसका नाम शायद बदल भी गया होगा पर आई एम नॉट श्योर बदला है. इसकी वेबसाइट पे आप जाकर के इस डेटा को ले सकते हैं और अभी लेटेस्ट डेटा को रेफर कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लिटरेसी में और जो डेटा दिया है उसको समझते हैं. यहाँ पर ओके, लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट. जैसे राइट टू एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजंस आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली. अगर उनको अपने राइट्स प्रॉपरली एंजॉय करने हैं तो भी पढ़ाई की जरूरत है, तो भी साक्षर होने की जरूरत है. अगर आप साक्षर होंगे तभी तो अपने राइट्स के बारे में पढ़ के और समझ के उसको मांग सकते हैं. आप आसपास के लोगों को देखिए, इतने आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको वाकई सही राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है. देखिए गवर्नमेंट की बुराई निकालना एक अलग कहानी है, लेकिन वाकई में उस राइट के बारे में जानना कि आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं, आपको क्या राइट्स मिले हैं एज ए सिटीजन, वो बहुत कम लोगों को पता होता है. और राइट्स ज्यादा पता होते हैं, ड्यूटीज नहीं पता होती हैं कि बीइंग अ सिटीजन आपकी ड्यूटी क्या है. अभी हाल में एक आर्टिकल आया था जिसमें हाईकोर्ट ने एक वकील को इस बात के लिए झाड़ लगाई थी कि आपने ये पीआईएल डाली है कि मंदिरों की दीवार पे जो फोटो लगी होती है भगवान बहुत सारी डाइटीज की, उसके ऊपर कोई यूरिनेट कर रहा है, कोई वहां पे स्पिटिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपने पीआईएल डाली है कि वहां इसको रोका जाए. क्या ये काम हाई कोर्ट का है? क्या ये हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं है? ये किसी भी रिलीजियस प्लेस की दीवार पे जहां आप देख रहे हैं, चाहे उस रिलीजन के आप हैं या नहीं है, वहां पे आप यूरिनेशन कर रहे हैं, वहां पे आप स्पिटिंग कर रहे हैं, क्या ये चीज पीआईएल के लायक है? फिर भी हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो काम म्युनिसिपैलिटीज का है, ये हाईकोर्ट का काम नहीं है. तो अगर इन सब चीजों के लिए भी हमको पीआईएल डालनी पड़े तो हमें भी ड्यूटीज का एहसास नहीं है, इसका मतलब राइट. हमें सिर्फ राइट्स पता है, ड्यूटीज नहीं पता है. तो लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कागजी डिग्री आ गई. लिटरेसी का मतलब है कि आपको अपने ड्यूटीज के बारे में पहले पता हो, फिर राइट्स के लिए आप लड़ सकते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करी है, अब मैं आपको अपने राइट्स मांग रहा हूं. ये इस बात को हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं. Now, however, a vast difference is noticed across different sections of the population. अब एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप देखा गया है जहां पे notice across different sections of the population. अलग अलग population में अलग अलग तरीके का वेरिएशन देखा गया है. कौन सी population? Literacy among males is nearly 14.4%. अच्छा, ये पुराना डेटा है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे. आप देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यहाँ पे एज ऑफ 2021 इंडिया रिकॉर्डेड अ हायर नेशन वाइड लिटरेसी रेट अमंग मेन देन वुमेन एट रिस्पेक्टिवली 84.4% ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड 71.5% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन. तो हमारे लिटरेसी रेट के हिसाब से जो यहाँ पुराना डेटा दिया हुआ है, ये लेटेस्ट डेटा है 2021 का, कि जो मेल पॉपुलेशन है वो हमारी 84.4% है और जो हमारा फीमेल पॉपुलेशन है वो 71.5% है एज पर लेटेस्ट डेटा. उसके बाद बोल रहे हैं कि हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरिया, कि अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट ज्यादा है और रूरल का कम है. लिटरेसी रेट्स वेरीड फ्रॉम 96.2. केरला और बिहार का एग्जांपल ले रहे हैं कि लिटरेसी सिर्फ अर्बन रूरल में अलग अलग नहीं है. केरला जैसे स्टेट में और बिहार जैसे स्टेट में भी वेरिएशन है. जैसे कि नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नया वेरिएशन क्या है. केरला इज द मोस्ट
literate state in India with 93.91% literacy. Bihar is the least literate state in India with the literacy of 63.82. तो इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि लिटरेसी का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से है। इवन देन मेल फीमेल में भी डिफरेंस है, वो सब हमको पता है, जो आपको डेटा से इसको रेफर किया जा रहा है। नाउ कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स यहाँ पे है। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। उसके बाद कह रहे हैं कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी हमारी सरकार कर रही है, सबको शिक्षा मिले, यूनिवर्सलाइजेशन। बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड, जिसके लिए मिड डे मील स्कीम को भी चलाया जा रहा है ताकि बच्चों का रिटेंशन स्कूलों में हो सके, उनको न्यूट्रिशन भी मिले और स्कूल आने का जो उनका एक्साइटमेंट है वो भी रिटेन हो सके, इसलिए मिड डे मील को चलाया जा रहा है। तो अभी हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कौन सी पॉलिसी है। सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सटेंड्स कंपल्सरी स्कूलिंग, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो एक्सटेंड्स कंपल्सरी स्कूलिंग फ्रॉम द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14 years to 3 to 18 years. The NEP includes 3 years of previously unrecognized pre-schooling for children aged 3 to 16 in the school curriculum. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो एज ब्रैकेट है वो 6 से 14 वर्ष से लेकर के 3 से 18 वर्ष तक की एजुकेशन पॉलिसी को कवर करने की बात करती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। सर्व शिक्षा अभियान भी है लेकिन एनईपी के हिसाब से ये है। और दूसरा जो यूनिवर्सलाइजेशन में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द फ्री एंड नेसेसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। सो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को को शिक्षा मिले। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर पॉलिसी प्लानर्स इवन इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो ये आज से नहीं है, इंडिपेंडेंस के पहले से ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए मुहिम है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज किया था, चाहे वो आजादी के पहले की सरकार हो या बाद की सरकार हो, तो उसको वो ये यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नाउ अब आगे की बात समझते हैं कि द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो in higher education in the age group of 18 to 23 years to 26, ये पुराना डेटा है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो हायर एजुकेशन में कितना है 26.3%, ठीक है, in 2018-19. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology. There is also focus on distance education, convergence of formal informal distance and IT institutions. तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हमने एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए भी ध्यान दिया है। इसके लिए हमने उसमें गवर्नमेंट ने काम किया, हम सब जानते हैं। पॉलिसीज में आप यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेड दैट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड एट प्राइमरी, upper primary and higher secondary levels of school education in 2021-22 as compared to 2021. It said GER in higher secondary has made a significant improvement from 53.8% 2021-22 या 22 होना चाहिए to 57.6। मतलब आप देख रहे हैं कि डेटा इंक्रीज करा है। हाँ, GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को भी इनहांस किया है हमने इन सालों में, और इसके लिए गवर्नमेंट बराबर एफर्ट भी कर रही है। तो लेटेस्ट डेटा के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ रेफर किया, आप चाहें तो डबल चेक कर सकते हैं, ये सारा डेटा गूगल पे और गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अब ये समझते हैं कि हेल्थ में सरकार क्या कर रही है और हमें एज ए एस्पिरेंट क्या समझना चाहिए। तो हेल्थ में क्या है, हेल्थ में सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी। पोटेंशियल और एबिलिटी किस चीज के लिए हेल्प करती है, किस चीज में सहायता करती है? टू फाइट इलनेस लड़ाई करती है बीमारी से। he she will not be able to maximize his her output to overall growth of the organization. Indeed, अगर वो बीमार कोई बच्चा है तो कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को दे पाएगा, इसलिए हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट है। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. ठीक है, indispensable चीज है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare.
फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद स्पेशल फोकस। हमारा जो मेन फोकस है कि न्यूट्रिशन मिले लोगों को, बच्चों को खाना। मिड डे मील में एक स्पेसिफिक तरीके का खाना, मतलब दाल चावल खिचड़ी इस तरह का खाना दिया जाता है जिसमें उनको बेसिक न्यूट्रिशन मिलते रहे और जितनी कैलोरीज हर दिन जरूरत है उन बच्चों को मिल सके ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मिड डे मील आपको आप रेफर कर सकते हो। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as the private sector. ठीक है, तो हमने एक बड़ा इंफ्रा बनाया है, इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट का डेटा है कि हमने बड़ा इंफ्रा यहाँ बनाया है जिससे लोगों को बेसिक न्यूट्रिशन बच्चों को मिल सके और वो एक अच्छा स्वास्थ्य आगे ले जा सके। ठीक है, लास्ट बॉक्स में देखते हैं कि बॉक्स इंपॉर्टेंट है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2016. Infant mortality rate has come down 147,951, 34 in 2016. IMR भी एक बड़ा कंसर्न है। IMR क्या होता है ये समझेंगे। Crude birth rate have dropped to 220.4 and death rate to 6.4 within the same duration of a time. Increase in the life expectancy and improvement in the child care are useful in assessing the future progress of the country. तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम IMR क्या होता है समझते हैं फटाक से, फिर समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज अ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स इन एडिशन टू गिविंग अस की इंफॉर्मेशन अबाउट मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ। The infant mortality rate is an important marker of the overall health of a society. मतलब अगर बचपन में जो बच्चा पैदा हुआ, इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, अगर वो ही उसका डेथ रेट ज्यादा होगा तो कैसे हम एक्सपेक्टेंसी किसी देश की बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर ये कम होगा तभी हम एक्सपेक्टेंसी सोच सकते हैं और उसमें हेल्थ भी एक बड़ी चीज है। ठीक है, with 32 infant deaths per 1000 live births, India is neither among the countries with the highest nor among those with the lowest infant mortality rate. अभी जो लेटेस्ट में डेटा है वो 32 चल रहा है, मतलब 1000 शिशुओं पे 32, राइट, डेथ रेट। तो ये बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखने की चीज है ताकि हम मोर्टालिटी रेट को कम कर सकें और ऑब्वियसली उसके बाद हम एक्सपेक्टेंसी और चाइल्ड केयर के बारे में आगे सोच सकते हैं। और इससे सिर्फ बच्चे की हेल्थ नहीं, जो उससे जुड़ी हुई उसकी माँ की हेल्थ की भी बात होती है, क्योंकि अगर आप देखें कि हेल्थ केयर में सिर्फ बच्चे ही नहीं, माँ की हेल्थ की भी बात होती है, क्योंकि वो भी एसेट है किसी देश के लिए। और आजकल तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इस सर्विस सेक्टर में स्पेशली, तो वहां पे इन सब चीजों को ध्यान करना इंपॉर्टेंट है और किसी देश के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इस बॉक्स में आप देखिए कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में दिया है कि IMR क्या है। IMR इज अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 year ऑफ एज, मतलब 1 साल से कम उम्र की बच्चे की IMR के बारे में डेटा लेते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में। बर्थ रेट्स इज अ नंबर ऑफ बेबीज बोर्न एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ पीपल फॉर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और ये इस यहाँ और जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं मेंस में, उसमें IMR को लेके हाँ इंडिया का फ्रंट क्या है, पॉलिसीज क्या है, उसके बारे में बहुत चीजें पूछी जाती हैं। सो इसलिए एनसीईआरटी देखिए कितना बेसिक्स हमारा क्लियर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लिए, कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल। अब अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। कि एक व्यक्ति काम करना चाहता है, गोइंग जो वेज चल रही है, जो वेज का मतलब जो दिहाड़ी चल रही है, जो पैसा उसको मिल सकता है और उसको जॉब नहीं मिल रही, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा हाँ, पर लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है जॉब करने के लिए, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जा सकते। जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर नहीं होते हैं। आगे की बात, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल। अब देखिए यहां से आपको अगर कोई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, यहां से प्री में क्वेश्चन हुआ था। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स। मतलब हमारी जो वर्कफोर्स है, काम करने की उम्र जो है एक व्यक्ति के लिए कंसिडर की जाती है 15 से 59 साल। क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि 60 ईयर्स तो रिटायरमेंट एज है,
और ऑन एन एवरेज हर जगह 50, कहीं पे 60 है, कहीं पे 62 है. 60 इज ऑन एन एवरेज इज द अटमोस्ट मैक्सिमम लिमिट. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज वर्कफोर्स पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है. फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. वो अपने परिवार के लिए काम करती है. शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. वो अपने घर के कामों के अलावा कहीं पेमेंट के लिए काम करना नहीं चाहती. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. सो अगर वो काम ही नहीं जो करना चाहता तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. अगर ये सवाल आ जाए कि अगर एक केस स्टडी आ जाए उसमें सवाल बने कि अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नो, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. जो काम करना चाहता है, विलिंगनेस टू वर्क, और फिर उसे काम ना मिले, वो अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. हम समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग है. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल क्या होता है, डिस्गाइज क्या होता है, समझेंगे. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरिया में इसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ गई कि जब भी हम अर्बन एरिया की बात करेंगे तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कहेंगे, लेकिन जो हमारा रूरल एरिया है वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है वो होता है सीजनल या फिर डिस्गाइज. अब हम समझेंगे कि होता क्या है, और जो क्वेश्चंस पेपर देखते रहते हैं वो समझ जाए कि इस तरह क्वेश्चन प्री में क्रिएट होते हैं. और मेंस में भी अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ करके बड़े क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं अभी तक. और अभी प्रेजेंट टाइम में तो गिग इकोनॉमी की बात हो रही है. एक टर्म यूज हुआ है गिग इकोनॉमी. अगर कोई समझे गिग इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे वर्कफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट जॉब नहीं है, वर्कफोर्स है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसे कहते हैं गिग इकोनॉमी. और हमारा देश उनमें से एक हो गया है. ठीक है, आज ही एक आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें इसको मेंशन किया है, और लास्ट मंथ की भी करंट अफेयर्स में इस टर्म को यूज किया गया था. नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, समझते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. जब कुछ महीने उनको काम ना मिले तो वो सीजनल है. पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर जुड़े हुए हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. तो seasonal हो गया. पहला important seasonal क्या है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहां कुछ महीनों में काम नहीं होता है, तो ये वहां देखने को मिलता है. In case of disguised unemployment, अब ये क्या चीज है, people appear to be employed, they have agricultural plot where they did find work. अच्छा, people appear to employed, काम करने के लिए मौजूद है, they have agricultural plot. अब ये भी एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलता है. उनका एग्रीकल्चर प्लॉट है where they find work, जहां लोग काम मिलता है. दे यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली, वो उनके परिवारों की उनके मेंबर्स की बात हो रही है. दे यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल. ये ही पंच लाइन है जहां पे वो कह रहे हैं द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल. 5 लोग की जरूरत है और जहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं. 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं. These 3 people also work in the same plot as the others. वो 3 लोग भी काम तो कर रहे हैं उस प्लॉट में. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. तो काम करने की जरूरत सिर्फ 5 लोगों की है, 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंट जो चीज से 5 लोगों के लिए है काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो 5 लोग कर रहे हैं. If 3 people are remove the productivity of field will not decline. अगर ये 3 लोग हटा दिए जाएं तो वहां की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The field requires service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. ठीक है, ये नंबर 2 क्रिएट हो गया यहाँ पे कि जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं वो कहलाए जाएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, अभी ये क्लैरिटी आ गई हमको. और यहाँ पहला था सीजनल, दूसरा हो गया हमारा डिस्गाइज्ड. अब आगे देखते हैं. इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है. पढ़ा लिखा
जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, पढ़ी लिखी बेरोजगारी या पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी से कहते हैं, हैज बिकम अ कॉमन हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिना। ये वो कॉमन चीज है। Many youth with matriculation, graduation, and post-graduation degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. मतलब जो matriculates हैं, जो 10th तक पास हैं, उनसे ज्यादा जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी और यूजी वाले जो लोग हैं उनके उनके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, डेटा कहता है। और ये किताब तो पहले छपी है, तो सोचिए अभी का लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो तो क्लियर है। अब पैराडॉक्सिल मैन पावर, पैराडॉक्सिल का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट में। पैराडॉक्सिल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस अ सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। मतलब कि ये समझिए कि पैराडॉक्सिल मैन पावर की सिचुएशन ऐसी है कॉन्ट्रास्ट में, जो विटनेस करता है एज ए सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज में सरप्लस है, को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर्स इन अदर्स, और दूसरों में वही शॉर्टेज भी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए डिस्गाइज था, वही चीज है, पर आपको एक्चुअली रियल टाइम में जो लोग जहां चाहिए वहां अवेलेबल नहीं है, कहीं और एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट कहीं और एग्जिस्ट करते हैं। तो पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है, को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर्स इन अदर। कोई लोग कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, कहीं कम काम कर रहे हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, और जो टेक्निकली क्वालिफाइड है उनके लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। वाइल देयर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और जबकि डर्थ मतलब बहुत सारी, डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, जबकि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारी टेक्निक की आवश्यकता है, पर फिर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, वो टेक्निकली स्किल्ड है फिर भी जॉब अवेलेबल नहीं है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका आउटपुट क्या है, उसका जो सिग्निफिकेंस क्या है। लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेस, मैन पावर का वेस्ट होता है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। ये पहले वाले जो पहला शुरुआत में हमने जो बात की थी, जहां पे हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे थे रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, अब लाइबिलिटी, अब वो लाइबिलिटी बन जाते हैं। क्यों? जब उनको काम ही नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, काम नहीं मिलेगा, तब वो लाइबिलिटी बन जाएंगे किसी भी देश के लिए। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, और उनमें एक होपलेसनेस, आशा खत्म हो जाती है, उनमें एक तरीका डिस्पेयर, दुख आ जाता है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, इनएबिलिटी ऑफ एजुकेट पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, और जिनको काम नहीं मिलता तो वो क्या बन जाते हैं, सोशल वेस्ट बन जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, हमारी इकोनॉमी पे लोड तो है ही, ओवरलोड क्रिएट कर देता है, ऑब्वियसली करेगा ही करेगा क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, बढ़ रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो इफेक्ट होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इसकी जो बात बहुत सालों से हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से मेंटेन होगी अगर उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी करेंगे तभी तो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। तो फिर वही वर्चुअस साइकिल जो डिस्कस किया था, वर्चुअस साइकिल क्या बन जाएगा, विशियस साइकिल बन जाएगा, जहां पे जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी ठीक से, आप एक डिप्रीव्ड लाइफ जियोगे, कमी के साथ जियोगे, तो आपके बच्चे भी वही साइकिल जिएंगे, उसके बाद वो भी एक बर्डन बनेंगे सोसाइटी पे। तो वो वर्चुअस साइकिल जो बननी चाहिए थी, जहां पे आपके पेरेंट्स को भी सुविधा मिली, आपको भी सुविधा मिली, और आप एक एसेट बन के आए, अब आप विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाओगे। When a family has to live on the bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. और जिसकी वजह से क्या होता है, उनका हेल्थ का स्टेटस क्रिएट होता है, उनका स्कूल से विड्रॉल होना चालू हो जाता है, क्योंकि जब वो चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट, आपको फी तो अफोर्ड करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस इकोनॉमी, और डिप्रेस इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, और जो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम, ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ इंडिया के केस में क्या चीज है, स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, कैसे लो है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद अ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। अगर किसी को कम इनकम भी है
और उसकी प्रोडक्टिविटी भी उसको इम्पैक्ट कर रही है। कम काम करेंगे, कम सैलरी उठाएंगे, तभी भी आप एम्प्लॉयड कहे जाएंगे। सपोज करिए आपको नौकरी मिलनी थी 15,000 की और मिली है 8,000 की, तब भी आप एम्प्लॉयड तो कहे ही जाओगे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे केस, इंडिया के केस में इन सबको भी एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। नाउ इस बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी अमंग इंडिविजुअल करेंटली इन द लेबर। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला मैंने फाइंड आउट किया है। इट इज कैलकुलेटेड एज अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जो बेरोजगार इंडिविजुअल्स हैं, ऑब्लिक टोटल लेबर वर्कफोर्स इनटू 100, वेयर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल आर दोज हु आर करेंटली नॉट वर्किंग बट दे आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिला। तो ये फॉर्मूला आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, हमारी लेबर फोर्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये डेटा दिया हुआ है CMIE का डेटा है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये है क्या, CMI क्या है, आज की पेपर में भी इसका न्यूज था कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। एस्टिमेट्स दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी 6.5% इन 2022। अभी का डेटा है, अभी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है 6.5 और 7.7 चल रहा है अर्बन में, 6% चल रहा है रूरल में, जो भी यहाँ पे रेफर भी किया गया था। और SDG गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो WHO के गोल्स हैं, सॉरी UN के जो गोल्स हैं, उसका गोल नंबर 8 क्या है? गोल नंबर 8 है प्रमोटेड सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। उसका गोल 8, जो गोल नंबर 8 है, वो कहता है कि सबको काम मिलना चाहिए और डिसेंट वर्क मिलना चाहिए। तो जब हम, क्योंकि हम UN के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए SDG 8 को मेंटेन करने के लिए हमें सबको डिसेंट और काम करने की सुविधा और काम देना चाहिए। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि जो लोग अपनी एफिशिएंसी से कम भी काम कर पा रहे हैं वो भी एम्प्लॉयड कहे जाएंगे, चाहे सैलरी आपको कम ही क्यों ना मिल रही हो। आगे बढ़ते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर हो गए। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द प्राइमरी सेक्टर। जो खुद के लिए काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर होते हैं। इसके साथ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, वो हमने समझ लिया। तो अब वो बोल रहे हैं दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द रूरल सेक्टर। ठीक है, ये हार्डशिप को क्लियर करता है, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउसहोल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। तो जो लोग जिनको 5 लोगों की जरूरत है, 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उनके एक्स्ट्रा काम करने से उनके घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी ठीक से नहीं हो पाती हैं। क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है तो उनको एक टाइम के बाद माइग्रेट करना ही पड़ेगा दूसरे काम के लिए, राइट। तो ये वो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर मेंशन्ड अर्लियर। एग्रीकल्चर, अभी समझने वाली बात है जल्दी से। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इंडिया। सबसे ज्यादा लेबर फोर्स कहाँ लगती है? एग्रीकल्चर में। अभी फिलहाल के डेटा में अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है GDP में, लेकिन फिर भी लेबर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही है। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, particularly because of disguised unemployment. और disguised unemployment के चलते जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन की थोड़ी कम हुई है, डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने बात ऑलरेडी करी। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैव मूव्ड टू ईदर, कुछ जो लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर की वो कहाँ मूव कर गई है? सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। और एग्रीकल्चर के बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग इंडस्ट्री है। इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज are now appearing like biotechnology, information technology and so on. सर्विस का कंट्रीब्यूशन जरूर ज्यादा है जीडी में, ध्यान रखिएगा कि लोग कहते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री बढ़ रही है, हाँ ठीक है बढ़ रही है, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो लेबर फोर्स का डेटा है, अभी मैं लेटेस्ट भी मैं चेक कर चुकी हूँ, अभी भी वो एग्रीकल्चर में ही ज्यादा है, क्योंकि वहां डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। जहां 5 की जरूरत है वहां पे 3 काम कर रहे हैं। तो सोचिए अगर ऐसा हो रहा होगा तो डेफिनेटली वर्कफोर्स वहां ज्यादा कंज्यूम हो रही है। बेशक उनकी जरूरत नहीं है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता और उनको बाद में नौकरी ढूंढनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेट है और हो सकता है आने वाले
कुछ सालों में सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए एब्जॉर्बिंग पावर में, लेकिन फिर भी सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां फैक्ट्रियां लगी हुई है, कोई चीज बनाई जा रही है, वहां भी लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पहला हुआ एग्रीकल्चर, दूसरा हुआ मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा हुआ हमारा टर्शरी सेक्टर जो सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर भी कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं जो आप मेंस की राइटिंग में प्रैक्टिस करिए जरूर, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो समझते हैं इस चीज को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स को डिफाइन करिए। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक फिजिकल लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। मैंने अब कहा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब कैपिटल फॉर्मेशन के। क्यों? क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस ये लैंड और फिजिकल कैपिटल अपने आप काम नहीं कर सकता, तो हमारा सिग्निफिकेंस ज्यादा है, हम इन सबसे अलग है और इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब एजुकेशन होगी तभी तो आपका जो स्किल है तभी तो आप उससे अर्न कर पाएंगे, तभी तो आप एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन पाएंगे। अगर सिर्फ आप ह्यूमन है, सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स है और आपको स्किल ना दी जाए, एजुकेशन ना दी जाए, आपको लिटरेसी ना मिले, तो आप एक एससीएफ नहीं बन सकते। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल। ये हमने पढ़ समझ लिया हेल्थ का रोल क्या है, ये कैसे हमको लड़ने की क्षमता देती है, आउटपुट देने की क्षमता देती है। व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ। इन जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझ गए। द वेरियस एक्टिविटीज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसको आप लिखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल के साथ आप जरूर लिखिए। कम से कम कोशिश हमेशा करा करिए कि 200 से 250 शब्दों का क्वेश्चन अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेंस में राइटिंग में आसानी होगी। व्हाई आर विमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल जरूर है पर इसमें दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आएंगे, एक अर्बन आ जाएगा और एक हमारा रूरल आ जाएगा, जिसमें डिस्गाइज वाला पॉइंट आ जाएगा। डिस्गाइज और सीजनल, और अर्बन में आएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल, इसी का कनेक्टेड क्वेश्चन है, दोनों एक साथ लिख सकते हैं आप। व्हाई इज एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम इन इंडिया, ये मेंस का क्वेश्चन है। Why is educated unemployment a peculiar problem of India, ये हो सकता है। और अभी जो गिग इकोनॉमी की बात हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे है। मैंने एक आर्टिकल बनाया था जहां पे एडटेक कंपनीज ने बहुत बड़ा ले ऑफ किया, वो कैसे इम्पैक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे सबसे ज्यादा हम काम क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में क्रिएट कर सकते हैं। कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये सोल्यूशन मांग रहे हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आपके राय मशवरे क्या है, वो लिखिए इसको कम करने के लिए। कैन यू इमेजिन सम विलेज विद इनिशियली हैड नो अपॉर्चुनिटीज बट लेटर केम अप विद मैनी। क्या ऐसा कोई गांव हो सकता है जहां पे पहले से पहले कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी पर बाद में आ गई। विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। मैंने कहा ये पहला सवाल यहाँ पे आया भी है। दूसरा सवाल कि एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब कैसे होता है, जब आपको लिटरेसी मिले, जब आपको खाना मिले, फूड मिल जाए, और तीसरा आपको हेल्थ मिल जाए। मतलब आपको शिक्षा मिले, आपको फूड मिले, जैसे हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ है ही, हेल्थ के लिए भी हम काम करें, लिटरेसी के लिए भी काम करें। जब तीनों चीजें मिल जाती है तो आप एचसीएफ बन जाते हो। किससे? ह्यूमन रिसोर्स के बाद आप एचसीएफ बन जाते हो। और एचसीएफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल से भी ऊपर है। पहले चैप्टर में हमने समझा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जरूरी है लेकिन ह्यूमन स्किल होना जरूरी है। हर कोई ह्यूमन स्किल्ड नहीं होता, लेकिन अगर आप स्किल हो जाते हैं, अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाते हैं। हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम एक कैपिटल, एक एसेट बन जाते हैं कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये रहे थे कुछ सवाल। तो